So, good morning, everyone. We are starting with a new chapter. That is chapter number 3. That is tissues in action. जो हमारे tissues होते हैं वो क्रिया के दौरान, ओके, ड्यूरिंग एक्शन. तो वही सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं. हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. कुछ चीज़ें जो ऐड ऑन करनी होंगी मुझे, आई विल ऐड ऑन इन द बुक और इन सेपरेट पीडीएफ और इन द नोट्स, रिटन नोट्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरुआत करते हैं यार चैप्टर की. सो पहले इस पे ध्यान देते हैं ना, इस इमेज पे. एवरी इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट let's look in the right half. There's a female scientist. Yes. There's a plant there. She's studying some plants, some cultures. There are some test tubes. This is the fume hood. In the background, there are some gym machines. And yeah, as you can see, there's in a diagram, it's showing there's a brain, there are nerve cells, there are skin cells, there's heart, there are your digestive system, your bones, your ligaments, muscles, and there's a nerve impulse. So that is basically a description about how tissues are important for our day-to-day life and how we have to study them. Studying the cells helping understanding the whole body. So we know this. Life begins when a single cell divides itself several times, like billions of times, to give rise to large number of cells. Zygote divides billions of times and give rise to a baby. It forms a baby. Okay. These cells gradually form skin. They form skin. Skin it acts as a protection. It acts as a barrier. कि एक सतह की तरह काम करती है जो बाहर के एनवायरनमेंट को और हमारे शरीर के जो अंदर के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको अलग रखती है. ओके. मसल्स जो हमारी होती है, मांसपेशियां, वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं, हाथ को हिलाने में, पूरे पूरे शरीर के फंक्शनैलिटी में, मूवमेंट में ना क्या हेल्प करती है, मसल्स. बोन्स हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, जिसको सपोर्ट करता है. नर्व टिश्यूज होते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. हमारे जो ब्रेन होता है, उसमें जो नर्व टिश्यूज होते हैं, वो हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करते हैं कि हमें किस तेजी से चलना है, हमें कौन सा बॉडी पार्ट हिलाना है, कहाँ देखना है, क्या फील करना है, क्या नहीं करना है, थिंग्स लाइक दैट. एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गन्स. ओके. दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट. ये वाला प्रोसेस इतना जटिल है, लाइक देयर सो मेनी डिटेल्स इन इट दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल. जो ह्यूमन बॉडी है बेटा, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल. कि हमारा शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर एक चीज़ के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन है, हमारी बॉडी अलग तरीके से काम करती है. डिफरेंट ऑर्गन्स, दे ऑल वर्क टुगेदर, दे वर्क सेपरेटली एज वेल. हर चीज़ के लिए, हर फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं. There's such a good division of labor. Researchers have been trying to understand and replicate and modify this process for human welfare. तो रिसर्चर्स क्या ट्राई करते हैं? रिसर्चर्स हमारे शरीर का ढांचा, हमारे शरीर कैसे बना है, कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, उसको समझ के उसे सीख लेके वी आर ट्राइंग टू हैव सम इन्वेंशन, सम डिस्कवरी जो हमारे इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण हो. राइट. To do so, it is essential to understand the natural biological processes that governs the growth and development in plant and animals. अगर हमें ये समझना है कि इंसान का शरीर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो हमारे ग्रोथ, वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी. What makes cells group together to form tissues? क्या रीजन होता है कि सेल्स एक साथ आती हैं, वो ग्रुप करती हैं, क्लम्प करती हैं, तो एक टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Why do some tissues grow throughout the life while others do not? कुछ टिश्यूज होते हैं जो पूरी एक तमाम जीवन भर ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बट कुछ टिश्यूज होते हैं जो आफ्टर सर्टेन एज वो नहीं ग्रो करते, वो मैच्योर हो जाते हैं. So we will try to answer all these questions in this chapter. Okay. In chapter 2, cell the building block of life. We have learned that the cell is the basic unit of life. हमने पढ़ा कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है. Many cells come together to form a multicellular organ. Yes. वो सेल साथ में आती है, साथ में मिलकर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बनाती है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, देयर इज ए हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर इज ए हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हायरार्की होती है बेटा एक सीढ़ी, एक पीढ़ी. मीन्स देयर इज ए ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर जो इंक्रीज होता है ऑर्डर के अंदर या कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर. ठीक है. ऑर्डर, increased complexity and power, we can say. Complexity and responsibility and power, we can say. And power, हम उसको हायरार्की बोलते हैं. ठीक है. विल स्टडी अबाउट कौन सी हायरार्की होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर.
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। टिश्यूज कैसे होते हैं, एक प्रकार की सेल्स साथ में मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू कहते हैं। नाउ टिश्यू, one or more than one kind of tissues, they group together and form organs. Different organ together form organ system, and organ system together form an organism. तो हायरार्की, राइट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। थोड़ा से बड़ा होता है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती हैं। देन organs, उसमें नंबर ऑफ टिश्यूज काफी हाई होते हैं। देन organ system, देन ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सो दिस इज हायरार्की, राइट। हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, सिंपल सेल से हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। Now, in the unicellular organism, जिन organism में केवल एक ही सेल होती है, such as amoeba, a single cell performs all the basic functions in the life. एक सेल है, उसके पास भाई कोई अलग ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यूज नहीं, केवल एक सेल है। उसको डाइजेशन भी करना है, उसको सोचना भी है, उसको लोकोमोशन भी करना है, उसको एक्सक्रीशन भी करना है, उसको ब्रीदिंग भी करनी है, सब कुछ एक ही सेल करती है। Whereas in multicellular organisms, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, like plants or animals, there are different group of cells that perform different functions. हमारे पास सांस लेने के लिए पर्टिकुलर अलग सिस्टम है, हमारा वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे फेफड़े हैं, नाक है, हमारे ट्रैकिया है, डायफ्राम है। हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सोचने के लिए हमारा हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम है। एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनीज है, यूरेटर है, यूरिथ्रा एंड ऑल दिस। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। हर चीज के लिए हमारे पास अलग टिश्यूज हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं, एंड वो मोर एफिशिएंट होता है। And tissue is a group of cells similar in structure that work together to form a specific function. ये definition है टिश्यू की जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पे। The formation of different types of tissues leads to the division of labor. देखो different type of tissues होंगे, different type of functions अच्छे से हो पाएंगे, right? The formation of different type of tissues leads to the division of labor, which increases the efficiency of the body and enables it to carry out the complex life processes. देखो division of labor कैसे होगा, देखो you all go to school, right? You all go to school. In ninth class you are. You have, let's say, 5 or 6 subjects: Hindi, English, mathematics, social studies, social science, and I think there has to be some PT period or like IT period, information technology. Now, you'll be having a specific teacher for each of the subject, right? हर एक का अलग अलग टीचर है जिसको अच्छे से पढ़ा पाता है। क्या हो कि केवल एक इंसान है, यू हैव ओनली वन टीचर जो 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए। क्या वो इतना एफिशिएंटली चीजें पढ़ा पाएगा? क्या वो सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल से ताकि बता पाएगा? क्योंकि जब तक देखो, to teach science you have to be master of science, you have to be expert of science, ठीक है? And you have to be expert of 6 subjects. This is not possible. You can't have 6 degrees into 6 different subjects at the same time. वो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होगा कि 6 सब्जेक्ट एक क्लास को पढ़ाना। लाइक स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा कि सर हिंदी नहीं पढ़ा पा रहे अच्छे से, साइंस अच्छे से पढ़ा पाते हैं, मैथ अच्छे से पढ़ा पाते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट टीचर्स। हर टीचर के पास अपना खुद का काम है, खुद का सब्जेक्ट है जो उसको अच्छे से पढ़ा पाता है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर देयर, राइट। एंड या डिफरेंट इश्यूज हमें एनेबल करते हैं जो कॉम्प्लेक्स लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, मसल मूवमेंट हो गया इन द एनिमल्स। Muscle tissue enable movement. Nerve tissue helps in carry out the messages from different parts of the body. Plant connecting tissues, the xylem and phloem, they helps in the flowing of minerals, waters, and food. Now, let's study out these 3 questions. Think it over, okay? How is the study of cells tissue significant for understanding the life processes and human welfare? देखो, if we देखो, cell is the basic fundamental unit of life, right? If cells work like normally, if cells are healthy, human body is going to be healthy. If we are sick, if body is not working properly, then there's some issues at the cellular level. We have to, हमें रूट से हर चीज को पता करना पड़ेगा, हमें जड़ से उस प्रॉब्लम का निवारण करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज दैट आर रिलेटेड टू इट। And if we once we understand this, then we can help the cells which are not functioning properly to help them function properly. How are tissues in the plants and animals are different and why? So plant and animals, they're like very different things. First, their cells are different. Plants have cell walls, animals doesn't have cell wall. प्लांट एक जगह रहते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, मीन्स खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक, वो प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, अदर जानवरों पे रहते हैं निर्भर अपने खाने के लिए। तो उनकी पूरी लाइफ प्रोसेसेस अलग है ना, उनका लाइफ स्टाइल पूरा अलग है, तो इसलिए उनमें डिफरेंट टिश्यूज होंगे, right?
How is the division of labor varies? Oh, sorry, labor at the various level of organization in multicellular organisms correlate with their structure and function. देखो, in the multicellular organisms, there are different systems, different life processes that exist, and according to our different life processes, we need different kind of tissues and cells and cells, organs and organ system, and all this complicated organ system together compiles the. Okay, let me give you something. Kidney cells. इनको अपने बोलते हैं nephrons. Of course, there are like more than one cells in nephron. They're the unit of kidney that helps in the filtration of blood. There are billions of nephrons वो मिलके एक किडनी बनाते हैं, ठीक है? इसका काम क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन का. एक सेल ने बिलियंस ऑफ सेल मिले, एक प्रॉपर टिश्यू बनाया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ने मिलकर प्रॉपर ऑर्गन बनाया किडनी. किडनी ऑर्गन हो गया हमारा. नाउ हमारे पास दो किडनियां होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, ठीक है? एंड इज ब्लैडर भी चाहिए हमें यूरिन को स्टोर करने के लिए. देन इस यूरिन को पास करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूरेटर्स चाहिए, हमें यूरिथ्रा चाहिए. सो एज यू कैन सी ऐसे है, लाइक जैसे हम मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, हम सेल से जैसे हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, there's a complexity that's increasing, right? There's a complexity that is increasing. There's a particular division of labor. जैसे नेफ्रॉन सेल्स का काम होता है पर्टिकुलर ब्लड को फिल्टर करना. नेफ्रॉन्स के पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं. किसका काम होता है? केवल सॉल्ट्स को ऑब्जॉर्व करना, पानी को ऑब्जॉर्व करना, जो केमिकल पदार्थ हैं उनको निकालना. सो हर एक सेल का, हर एक पार्ट का अपना पर्टिकुलर काम है. एंड दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर राइट देयर. आई होप चीजें समझ आ रही हूँ थोड़ी थोड़ी. Little bit an introductory chapter only. So yeah. Why are plant and animal tissues are different? Yeah, क्यों होते हैं plant cells and animal cells, plant tissues and animal tissues different क्यों होते हैं? There has to be some reason, right? कोई ना कोई कारण होगा. In the previous chapter, cell the building block of life, we compared plant and animal cells and studied the major differences between them. So क्या क्या differences मैंने पढ़ाई किया था? पहला difference, most plants are fixed in one place, do not move from places to places like animals. प्लांट एक जगह पे स्थिर रहते हैं, फिक्स रहते हैं, उनकी जड़ें एक जगह पे जहाँ गड़ गई हैं वहां से नहीं जाती. एंड उनके कंपैरिजन में एनिमल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो स्थानांतरण करते हैं. दे मूव, दे लोकोमोट. नाउ प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट, राइट? उनको जड़ें चाहिए होती, तना चाहिए होता ताकि वो सीधा खड़े रहें, ठीक है? प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ. प्लांट्स को एक जगह विथस्टैंड करना पड़ेगा, प्लांट को फर्म होना पड़ेगा, अपराइट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी टहनी टूट जाएगी, ब्रांच टूट जाएंगी, इसकी तना टूट जाएगा, प्लांट मर जाएगा. प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है एंड वही इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को एक जगह खड़ा रहने के लिए. इन जनरल एनिमल कैन मूव, ऑल्दो देखो एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट कुछ एनिमल्स होते हैं स्पेशल क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड स्पंजेस. वो मूव नहीं करते, वो एक जगह फिक्स रहते हैं, उनके अंदर से पानी मूव करता है. तो जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वो उसको अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है? जैसे हम बर्तन जिससे मानते हैं ना, स्पंज बाहर होता है ऐसे येलो येलो कलर का, ऐसा येलो येलो कलर का स्पंज बाहर होता है ना. अगर घर पे देखा हो कभी, उसमें हम या विम यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं. So it's like that. उसको अगर हम सोक करते हैं पानी में, तो पानी को सोख लेता है वो. सेम goes for the sponges. Now, animals without a rigid cell wall, animal can change their shapes easily. Of course, अगर कोई चीज रिजिड नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऑफ कोर्स वो चीजें ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, चीजें अच्छे से वो खुद को मॉडिफाई कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं. एक एग्जांपल कैसे दूं आपको? देखो, होली हम सबने खेली, राइट? We all celebrate Holi. Most of us in India. It's a very famous festival. We have water balloons, right? हम सब ने वाटर बलून्स यूज किए हैं, तो लेकिन स्पंजी से फ्लेक्सिबल होते हैं, हाथ में रखते हैं, जिगल करते हैं, राइट? अगर हम उस वाटर बलून को एक कार्डबोर्ड के लकड़ी के डब्बे में रख देंगे, तो क्या वो अभी इतना फ्लेक्सिबल रहेगा? उसके अंदर का कंटेंट रहेगा, बट क्या वो डब्बा फ्लेक्सिबल है? नहीं. हाँ, जिस डब्बे के कार्डबोर्ड बॉक्स में जिसको हमें रखा है, इट एक्ट्स लाइक ए सेल फोन, राइट? एंड जब बलून की लेयर हाइट है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एनिमल्स में केवल इतना होता है, बलून है से पानी है, बट प्लांट्स में क्या होता है, उसको बाहर से एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया है. तो अभी अंदर का कंटेंट भले ही मूव करे, बट वो लकड़ी का डब्बा मूव नहीं करेगा.
मतलब देखो, मैंने 10 बलून एक साथ रख दिया ऐसे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, ठीक है, एंड एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एंड थोड़ा सा मैं पुश करूँ, हल्का से हिलाऊं हाथ से पकड़ के, तो सारे बलून्स मूव करेंगे, राइट ना। अभी मैंने क्या किया, लकड़ी के डब्बे जिसमें बलून्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखा मैंने, ठीक है, दे परफेक्टली स्टैक्ड ओवर वन अनदर ना। और हल्का जितना हिलाया था तुमने एनिमल वाले केस में, अगर तुम उतना प्रेशर लगाओगे, उतना फोर्स लगाओगे, तो वो डब्बे इतने नहीं हिलेंगे, वो ना कंप्रेस होंगे, ना उनकी शेप बदलेगी, राइट। दैट्स द डिफरेंस। There's another major difference between the plant and animal cell is their mode of nutrition, कि वो खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे लेते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। Animals have tissues that help them digest food. जो एनिमल्स होते हैं उनके पास टिश्यूज होते हैं, जो देखो, जो जितने भी जानवर होते हैं उनके पास दे आर स्पेशल टिश्यू, स्पेशल ऑर्गन्स दैट हेल्प्स देम डाइजेस्ट द फूड दैट दे हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सोर्स आउटसाइड। जो उन्होंने खाना बाहर से ग्रहण किया है, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं। बट plants have special tissues that helps them to make their own food, utilizing the solar energy by the process of photosynthesis. प्लांट अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनके पास ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे organs होते हैं, right? Plants and animal cells have distinct tissue for transporting food and water to different parts of body. एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं, जो खाना बनाया है, जो पानी हमने लिया है, मिनरल्स लिए हैं, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वेरी। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ पैटर्न ऑल्सो वेरी करता है। प्लांट एक सीड से शुरुआत होती है, एनिमल्स की एक जाइगोट से शुरुआत होती है, एनिमल्स की हाइट एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ती है, एंड प्लांट्स की हाइट हमेशा ऑलमोस्ट बढ़ती रहती है टिल द डे दे डाई। ये ग्रोथ बढ़ती रहती है, मतलब चौड़ाई बढ़ती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है, रूट्स बढ़ती रहती है, right? Because tissues that are responsible for growth is differ in structure and function in both plants and animals. So, in this chapter, we will learn how the structures of plant and animal tissues relate to their specific function. So, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन में क्या रिलेशन होती है। ओके, start with the tissue. We'll start with this section. Don't worry. Okay, but first, let's focus on a famous Indian scientist. डॉक्टर बीजीएल स्वामी was a renowned Indian botanist, ठीक है, एक फेमस इंडियन botanist थे, known for his contribution to the area of plant morphology. उनका मेन कंट्रीब्यूशन था बेटा जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी थी। मॉर्फोलॉजी होते है वो चीज बाहर से कैसी दिखती है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उस प्लांट के से इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इंसान बाहर से कैसा दिखता है, दैट्स द मॉर्फोलॉजी। अंदर से उसके ऑर्गन कैसे दिखता है, दैट्स अनाटॉमी। ओके, एंड उन्होंने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी एंड अनाटॉमी को स्ट्रक्चर स्टडी किया था। उनकी फेमस बुक है हाशु होनु। I don't know whether the pronunciation is right or not because I don't know Kannada. A very popular book in the Kannada language. It is a blend of science, satire, and culture. वो विज्ञान का, व्यंग्य का और हमारी जो कल्चर है हमारा, उसका एक मिश्रण है। The book describes the botanical excursion in the forest of Western Ghat. So जो बुक है वो डिस्क्राइब करती है जो हमारे फॉरेस्ट हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, जो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वेस्टर्न घाट है ना, सदर्न वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, लाइक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, लाइक वहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट की स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। एंड इज द ट्रेजर ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, ऑफ कोर्स इट्स एक्ट्स एज अ ट्रेजर। समबडी, किसी इंसान जिसको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, उसको तुम जंगल में छोड़ दो जहाँ पे भांति भांति प्रकार के पेड़ हैं, तो उसको वो चीज अच्छी ही लगेगी, राइट, उसके लिए सोने जैसी है वो चीज। एंड उन प्लांट से केवल वो देखने में अच्छे नहीं, उनके यूटिलाइजेशन भी है, देखो मेडिसिनल प्लांट्स, वेरी रेयर प्लांट्स, हर्ब्स आर देयर। कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो वी हैव टू लाइक कंजर्व दोस थिंग्स एज वेल। तो उनकी बुक में कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी हैं। एंड बोटेनिकल फोल्कलोर्स की कुछ वहाँ की जो जनजातियां हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनके कुछ गीत होते हैं ना पर्टिकुलर प्लांट को लेके, जैसे हमारे पीपल की पूजा होती है, पीपल को लेके गीत होते हैं, बरगद को लेके गीत होते हैं, आम को लेके, सिमिलर टू दैट, सिमिलर टू दैट। एंड अबाउट द मिथ्स की कुछ कहानियां, कोई किस्से, कोई राइट लोकोक्तियां। And the book won the केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार in 1978. इस बुक को 1978 में एक पुरस्कार मिला था जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। It's one of the highest literary award in India. We'll study till, I guess, till here because we have our basics done. So, issues for growth in plants.
You must have observed that a small seedling grows into tall tree, roots grow deeper into the soil, and stem become thicker with time, and grass grows again after being eaten by the grazing animals. So हम देखते हैं कि जब हम एक बीज लगाते हैं तो धीरे धीरे बीज बड़ा होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बन जाता है, उसकी जड़ें गहरी जाती जाती जमीन में उतना बढ़ता जाता है, उतने की जो मोटाई है चौड़ाई है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं अगर हमने घर पे घास लगाई होती है, अगर हम घास को काट देते हैं कुछ दिनों बाद वो घास वापस उग जाती है, राइट। या कोई जो हमारे वो होते हैं, हमारी गाय बकरे जो रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो गाय घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोर होते हैं, अगर वो हमारे घास को चर जाते हैं, खा जाते हैं, तो अगेन वो घास उग जाता है। सो विच टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी चेंजेस, की कौन सी टिश्यूज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं चेंजेस को लेके। चेंजेस ऑफ व्हाट काइंड, जैसे इंक्रीज इन लेंथ, की कौन से टिश्यूज हैं जो हाइट में, लेंथ में, लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइट ऑफ द स्टेम एंड डेप्थ ऑफ द रूट, कितना कितना लंबा बढ़ता जाता है और रूट्स गहरी होती जाती हैं, राइट। इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन द थिकनेस, कि कौन से टिश्यूज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे तने की मोटाई है उसकी मोटाई के लिए। हाँ, कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं द ग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कि कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल अगर हम टहनियाँ काट देते हैं, घास काट देते हैं, उसकी वापस ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए। So, it's a very simple thing. Growth require actively dividing cells that together form a tissue called meristematic tissues. प्लांट्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, वो सब मिलकर एक स्पेशल टिश्यू बनाते हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि इनकी सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती है, नई सेल्स बनाती रहती है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर सम डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, there are like three different class of meristematic tissues: apical meristematic tissues, intercalary, lateral। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, एक एक करके। या फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम। बेटा एपिकल का मतलब होता है टॉप पे, एपिकल मींस टॉप, एपिकल मींस टिप या टॉप, टिप या टॉप मींस बिल्कुल एंड पे, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फर्स्ट इंक्रीज इन द लेंथ। सो हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेट्स डिजाइन सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक टू ग्लास जार्स और कपलिंग जार्स। ग्लास जार्स, कपलिंग जार्स वो होते हैं जिसको हम यूज करते हैं स्लाइड्स को सीधा रखने के लिए। विल यूज जस्ट ग्लास जार, कांच घर पे आप यूज कर सकते हो तो कांच के ग्लास, ठीक है। एंड फिल देम विद वाटर। नाउ टेक टू अनियन बल्ब्स, प्लेस देम वन इन ईच जार। हमें दो प्याज लेनी है, हमें उसको जो ग्लास है, ग्लास जार है, उसमें पानी भर के उनके ऊपर रख देना है। हमें इस तरीके से रखना है कि उसके जो जड़ें हैं हमारी अनियन की वो पानी को टच करे, पानी में सबमर्ज हो जाए। एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द बोथ बल्ब फॉर ए फ्यू डेज। इसको हम रूट बल्ब बोलते हैं, रूट फ्रूट नहीं बोलते, तो बल्ब। ओके, इसी को हम जो हम अनियन खाते हैं बेटा, इसको अनियन बल्ब। हमें कुछ दिन के लिए इसको रखे रहना देना है, उसकी ग्रोथ देखनी है कि एक दो दिन में कितनी उसकी जड़ें ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी जड़ें ग्रो करेंगी, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन द डे 1 and 2 and 3। हमें 3 दिन तक उनकी जो जड़ें हैं उनकी कितनी लंबाई बढ़ी है उसको मेजर करना है। Now, on the third day, cut the root tip of the onion bulb in the jar by about 1 centimeter. After this, observe the growth of root in both jars, measuring their length for 4 days. Day 4 onwards, and record your observation in table 3.1। देखो क्या कहता है, हमने दो ग्लास जार लिए, उनको पानी से भरा, उन पे हमने अनियन रखी, अनियन की जड़ें ग्रो करने दी, 3 दिन तक उनको ग्रो करने दो, उनकी लंबाई नापते रहो। तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो हमारी बी जो सेकंड जार में जो हमारी अनियन है उसकी रूट टिप को आपको लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर के अराउंड काट देना है, ठीक है। एंड डे 4 से आपको वापस से उस ग्रोथ को मेजर करना है कि कितनी जड़ें ग्रो हुई नहीं हुई, ठीक है। आपको नापते रहना आपके स्केल से, और फिर आपको वो डेटा आपके इस टेबल में फिल करना है। ओके, नाउ देन आप एक ग्राफ प्लॉट करना है ऐसा, एक ग्रोथ ऑफ अनियंस, ठीक है, इन डेज। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके डेज आ जाएंगे एंड वाई एक्सिस पे आपकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रूट। नाउ व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन योर डेटा रिकॉर्डेड, तो आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे जनरली तो आप एक ऐसा ट्रेंड दिखेगा, जो ए नंबर की आपका जो जार था जिसमें आपने जड़ें नहीं काटी हैं, पानी में रखा हुआ है, तो उसकी जड़ें लगभग बढ़ती जाती हैं, ठीक है। लाइक फ्रॉम द डे 1 to day 7 इट्स इंक्रीजिंग फर्स्ट इन द जार, jar B, like after 3 days when we cut it, after the 3 days when we cut the root tips, it stopped growing। उसकी ग्रोथ स्टेगनेंट रही बेटा, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, जड़ी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, कुछ तो कारण होना चाहिए ना कि जड़ी नहीं बढ़ रही ना। सो हमें देखना है कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जैसे हमें ग्राफ में दिखाई गई है।
तो हमें क्या पता चलता है, रूट्स इन ए जार ए ग्रोज इन लेंथ, ओके, कंटिन्यूसली। तो जार ए है उसमें जो जड़ें हैं वो लगातार ग्रो करती रही, whereas the roots in jar B stops growing after the tips are cut off। तो जार बी है, जब हमने उसमें उसकी जड़ें को जो टिप थे, ठीक है, रूट टिप्स को यहाँ पे काट दिया हमने, रूट टिप्स कट ऑफ हो गया, रूट टिप्स यहाँ पे हमने काट दी, रूट टिप्स कट ऑफ। तो उसके बाद उसकी जो लेंथ थी बच्चा रूट की वो बढ़ना बंद हो गई। दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। तो इससे क्या प्रूव होता है, पहली चीज, जो रूट होती है वो हमेशा कहाँ से ग्रो करती हैं, जो कि रूट टिप्स होती है उससे। एंड द टिप कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, तभी वो लगातार ग्रो कर रही हैं। पहले वाले केस में ये रूट किससे ग्रो करती है, टिप से, और वो हमेशा ग्रो करती रहती हैं क्योंकि कुछ वहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। You may call this observation mitosis in onion root tip cell in चैप्टर नंबर 2। हमने लास्ट चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, हमने अनियन की रूट टिप सेल्स ली थी, उसको फिर हमने हीट फिक्स किया था, एक डाइजेस्टेन किया था एसिटोकार्बाइन से, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स देखी थी, राइट, जो अपने डिफरेंट डिवाइडिंग स्टेजेस के अंदर थी। So it's talking about this only. This observation confirms that root tips contain actively dividing cells. Similarly, shoots also contain the actively dividing cells that help the shoot to grow in length। रूट के टिप्स पे, शूट के टिप्स पे हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो उनको लेंथ में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। Thus, we conclude that plants have growth zones at the tip of the root and at the tip of the shoot। तो हमें क्या पता चलता है कि पौधों के अंदर ना बेटा ग्रोथ जोन्स होते हैं, जो वृद्धि के कुछ जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के और शूट के टिप्स पे, उसके बिल्कुल बिंदु पे, एंड पे, ठीक है। And these are called apical meristems which helps the plants grow in length। apical meristems कहाँ होते हैं, शूट ऑफ द शूट के टिप पे, रूट के टिप पे, क्या हेल्प करते हैं, प्लांट्स की लेंथ में ग्रो करना। ओके, नाउ there's a different meristem which is called lateral meristem। बेटा लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, मतलब साइडवेज, साइडवेज ऐसे गोलाई में, चौड़ाई में। ओके, सो हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ, पेड़ कैसे चौड़ाई में बड़े होते हैं, चौड़े होते जाते हैं दिन ब दिन। सो वी हैव टू लुक इन अवर सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि अब जब स्कूल में जाते थे, जब पहली या दूसरी कक्षा में थे, कोई पेड़ था जो छोटा सा था, उसकी टहनी पतली थी, तना पतला था, आगे जब आप 9th क्लास में हो गए वो पेड़ बहुत मोटा हो गया, उसका तना मोटा हो गया, चौड़ा हो गया। कैसे हुआ, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Look at his surrounding. You must observe that the stem of dicot plants not only grow in length, but they also increase in diameter or girth over the time। पहली बात तो डाइकोट प्लांट क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा डाइकोट प्लांट वो होते हैं जिनके सीड्स में, सीड्स हैव टू कोटाइलेडन्स। मतलब देखो, चना आप सबने सीखा, राइट, वी ऑल हैड ग्राम चना, आप सबने चने को देखा है, ठीक है। जब आप चने को तोड़ते हो तो उसके ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं ना, चने के अंदर ऐसे दो टुकड़े होते हैं, तो दिया था कोटाइलेडन्स। जिस बीज के अंदर दो कोटाइलेडन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट। जिसके अंदर एक होता है इट इज मोनोकोट। ओके, जैसे आम होता है दैट इज ऑल्सो डाइकोट। ऐसे जैसे आम का पेड़ होगा, फ्रूट वाले जितने पेड़ होते हैं बड़े होते हैं, उनमें से दे आर मोस्टली एक्सक्यूज मी डाइकोट्स। तो हमने देखा कि डाइकोट केवल हाइट में ही ग्रो नहीं होते, वो दिन ब दिन चौड़े भी होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर दिस, कोई ना कोई कारण होगा, कोई चीज ऐसे मोटी हो जा रही है, उसकी girth बढ़ती जा रही है, राइट। सो वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे कोई ना कोई डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो सेल्स डिवाइड होंगी, नई सेल्स बनेंगी, नई सेल्स बनेंगी तो मास बढ़ेगा सेल का, राइट, रीजन बढ़ेगा। सो देयर इज सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो अगर आप कभी वहां गए हो बच्चा, इन टिम्बर यार्ड जहाँ पे लकड़ियां मिलती हैं, पेड़ काटे जाते हैं, ठीक, और ऑब्जर्व एक कट ट्रंक ऑफ इट, अगर मैं कोई कटा हुआ पेड़ ऐसे देखा होगा ऐसे, you can see that there are several ring-like patterns on the cut surface of the wood। आप देखो ऐसे गोल 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 एक बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं पेड़ के तने के, जब हम पेड़ का तना काटते हैं वो क्या होती है बेटा, इनको बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स। हम इनको एनुअल ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट सम एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर वाइड, सम आर नैरो। कुछ देखो यहाँ पे नैरो होती जाती है, बाहर जाते जाते हैं, अंदर वाली दे लाइक लिटिल बिट वाइड, they are reflecting the favorable or the unfavorable growth condition during a particular year। देखो
एनुअल रिंग से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। पहली कि प्लांट ने कैसी कंडीशन को विथस्टैंड किया, कि कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल थी, हार्श थी, पानी सही मिला नहीं, न्यूट्रिएंट सही मिले या नहीं, ठीक है। सेकंड केस कि प्लांट कितना पुराना है, उसकी हम एज को पता कर सकते हैं एनुअल रिंग्स को काउंट करके, ठीक है। नाउ काउंटिंग दिस एनुअल रिंग, साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन अंडर विच दे ग्रू, कि जो प्लांट है वो कैसी कंडीशन के अंडर ग्रो हुआ था, ठीक है। क्या वो फेवरेबल थी, अनफेवरेबल थी, ठीक है। एंड प्लांट कितना पुराना है। सो नाउ लेट्स come back to the conclusion. The increase in the girth occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in the ring of stems. These cells divide, produce new cells inside and outside in a concentric manner, leading to the increase in the diameter of stem. This meristematic tissue is called lateral meristem. क्या होता है, प्लांट का तना होता है, उसके अंदर एक सर्कुलर वे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तो इसकी सेल्स डिवाइड होती हैं, ग्रो होती हैं। अब इसके अंदर सेल डिवाइड होंगी तो कुछ सेल्स अंदर की तरफ आएंगी ऐसे, राइट, कंसेंट्रिक वे में। कुछ सेल डिवाइड होकर बाहर की साइड आएंगी, ठीक है। तो जो पहले पतली सिंगल वाइट लाइन थी, अब वो एक पूरा एक चौड़ी लाइन बन चुकी है, राइट। तो ऐसे गर्थ इंक्रीज होगी, डायमीटर इंक्रीज हुआ है, एज यू कैन सी। पहले थोड़ा सा था इतना, देन बाहर बाहर भी सेल्स आएंगी और अंदर भी सेल भरती जाएंगी। तो एज यू कैन सी, मास हैज इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज, डायमीटर हैज इंक्रीज, और इनको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। There's also one more class of meristem that is called intercalary meristem. So this is responsible for the regrowth of the plant branches and plant stems, mostly in the grasses. Okay. So how do plants grow after being cut? कई बार कुछ हम पेड़ पौधे होते हैं तो हम काट देते हैं, बट वो फिर से उग जाते हैं, क्यों? चलो पढ़ते हैं क्यों। We have learned that the meristematic tissues are present at the tip of the root and shoot. Yes, apical meristem present होता है root and shoot के tip पे। What do you think happened to the growth of the plant if the tip of the young stem is cut? क्या होगा अगर हम कोई एक यंग प्लांट था उसकी टिप को हम काट दें, ठीक है। क्या होगा बताओ, क्या वो ग्रो करना बंद हो जाएगा, क्या वो मर जाएगा? अगर उसमें ब्रांचेस हैं या नहीं उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से उसमें ब्रांचेस हैं तो क्या होगा, the stem stop growing in length but new branches arise from the node of the stem. तो क्या होता है, जो स्टेम की हाइट थी ना बच्चा, वो ग्रो होनी बंद हो जाएगी, बट क्या होगा वहां पे कुछ ना कुछ नोड्स होंगे। नोड्स वो रीजन होते हैं जहां से नई पत्तियां, नई टहनियां निकलती हैं, दीज आर द न्यू नोड्स। तो उन नोड से नए ब्रांचेस, नई टहनियां निकलेंगी, ठीक है। द intercalary मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द base of the internode or just above the node, ठीक है। ये मेरा प्लांट था, मैंने इसको यहाँ से काट दिया ना, यहाँ पे नोड है छोटी सी, यहाँ पे नोड है छोटी सी, मतलब यहाँ से पत्तियां निकल रही हैं हल्की हल्की, यहाँ पे टहनियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो प्लांट ऐसे यहाँ से ग्रो नहीं करेगा, अब यहाँ से नई टहनी निकलेगी, यहाँ से नई टहनी निकलेगी, ठीक। और इंटरक्लैरी मेरिस्टेम क्या होती है, इसके बेस एट द टिप ऑफ द नोड। और बेटा इंटरनोड क्या होती है, दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है ना, ये स्पेस क्या है, इंटरनोड। इंटर मीन्स बिटवीन, एंड दो नोड्स के बीच में जो जगह है वो इंटरनोड। तो उसके बेस पे यहाँ यहाँ पे हमारी इंटरक्लैरी मेरिस्टेम होती है, जहाँ से नोड शुरू होते हैं, नोड के जस्ट ऊपर, ठीक। So intercalary meristem कहाँ located होती है? We should know the location. The intercalary meristem is located at the base of internode or just above the node. The node is a point on plant stem where branches or leaves rise. Node वो point होता है plants पे जहाँ से पत्तियां और टहनियां निकलती हैं। The part of stem between the two nodes is called internode. दो nodes की जो जगह है stem की उसको हम internode बोलते हैं। You may have also observed that when a hedge around a garden is cut, हमने देखा होगा मतलब झाड़ियां होती हैं गार्डन में दीवार के आसपास, अगर उसको काट देते हैं, आफ्टर सम टाइम मोर ब्रांचेस अपीयर अगेन, फिर से नई झाड़ियां आ जाती हैं, नई ब्रांचेस, नई टहनियां आ जाती हैं, बिकॉज उनमें नोड्स थे, इंटर नोड्स थे, तो वहां से नई ब्रांचेस ग्रो होंगी। इवन आपने एपिकल मेरिस्टम हटा दिया है, देयर इज स्टिल इंटरक्लैरी मेरिस्टम, ओके। हैज मतलब होती है झाड़ियां, ओके। नाउ यू हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट ग्रास आल्सो अपीयर आफ्टर समटाइम्स बीइंग मोड। अगर हम हमारे मैदान में घास को काट देते हैं तो कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद नया घास वहां पे उग जाता है। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एपिक इंटरक्लैरी मेरिस्टम। This happens because of the presence of intercalary meristem at the node of the stem. This meristematic tissue is called intercalary meristematic tissues. Okay.
So plant has three type of meristematic tissues: apical meristem, lateral meristem, intercalary. Right? The apical meristem located at the tip of the root and shoot tips helps in increase the length. Sorry, increase in the length of plant. Lateral meristem located along the circumference of the stem helps in increase the curve. The intercalary meristem located at the base of certain plants such as grasses and it helps them regenerate after being cutting. ये तीनों का फंक्शन है जो बुक में समराइज हो गया है ठीक है now locations भी are along with the functions now the cells of a meristematic tissues are small have thin cell wall a large and prominent nucleus and dense cytoplasm with many other organelles very important feature very important one जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं टिश्यूज की वो कैसी होती हैं दे आर स्मॉल यस बिकॉज हमेशा डिवाइड होती रहती हैं तो दे डिडंट हैव टाइम टू लाइक ग्रो फुली इन साइज हैव थिन सेल वॉल भी बार बार डिवाइड होती रहती है तो सेल वॉल प्रॉपर्ली मैच्योर होने का टाइम नहीं मिला है एंड ए लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें जेनेटिक मटेरियल चाहिए ज्यादा प्रोटीन तुम्हें बार बार बनाने पड़ेंगे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं ठीक है एंड वेरी dense cytoplasm with many cell organelles क्योंकि सेल को बहुत फास्ट रेट पे डिवाइड करना तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स चाहिए राइट vacuoles are generally absent in the cells और vacuoles जो होते हैं वो हमारे जनरली एब्सेंट होते हैं क्यों होते हैं we'll answer this okay and cells are tightly packed with a little or no intercellular species ऑफ कोर्स सेल्स टाइटली पैक्ड होंगी छोटी सी सेल्स हैं वो बहुत फास्ट रेट पे डिवाइड हो रही हैं तो आसपास की सेल्स वाले कचूमर बना के रखेंगे वो लाइक कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता नाउ these characteristics of meristematic tissues allows them to be continuous and showing the continuous and rapid cell division ये characteristics होती हैं meristematic tissue की जो उन्हें allow करती हैं fast and rapid and continuous cell division के लिए so why do you think the cell of meristematic tissues like vacuoles आपको क्यों लगता है why there is no vacuole present there I think you can answer this question from the last chapter. वैक्यूल का काम क्या होता था टू स्टोर फूड टू स्टोर वाटर बट वो कब होता है जब सेल ग्रो हो चुकी होती है प्रॉपर मैच्योर हो चुकी होती है नाउ इट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली इस केस में सेल इज ग्रोइंग डिवाइडिंग इट्स नॉट रेस्टिंग एवर so cells are always dividing there's no need to store anything right that's why there's no need to store anything because cells are always dividing now due to the continuous cell division, mesmetic tissue adds new cells to the plant body. Some of the newly formed cells remain meristematic while others lose their ability to divide. क्या होता है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होगा नई सेल बनाएगा तो कुछ चंक ऑफ सेल होता है जो मेरिस्मेटिक होता है जो जिनके पास एबिलिटी होती है फर्दर डिवाइड होंगी कुछ के पास होता है नहीं वो भी फर्दर डिवाइड नहीं होंगी वो अपना मैच्योर होंगे पर्टिकुलर काम करेंगी ओके the cells that lose the ability to divide and undergo a change in structure and function and become permanent tissues. जो सेल्स हैं जो अपनी एबिलिटी लॉस कर चुकी हैं फर्दर डिवाइड होने की वो ग्रो होती है मैच्योर होती है पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं परमानेंट सेल परमानेंट टिश्यूज दिस सेल्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है ये सेल्स ग्रो होती है पर्टिकुलर फंक्शन को ऑक्यूपाई करते हैं ले लेती हैं ठीक है दे कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक सपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज नाउ the process by which this meristematic tissue becomes specialized to perform specific function is called differentiation. बेटा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स थी वो डिवाइड होके ना एक ऐसी सेल्स बनाती हैं जो मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं ठीक है राइट द सेल्स दैट हैव बिकम स्पेशलाइज्ड को एक स्पेसिफिक फंक्शन उन्होंने एक्वायर कर लिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन Meristematic tissue become permanent by the process of differentiation. सेल है सेल थी सेल डिवाइड हुई ए और बी में ए हैज द एबिलिटी टू फर्दर डिवाइड बट जो बी थी अच्छा वो अपनी एबिलिटी लूज कर सके डिवाइड होने की अब बी बड़ी होगी एंड बी विल स्टार्ट डूइंग ए स्पेशल फंक्शन एंड इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जब एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेती है एंड लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड इसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ये वो डिस्टिंक्ट हो चुकी है बाकी सब डिफरेंट हो चुकी है अपना खुद का नया फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है उसने दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिफरेंशिएशन
So this was about the part one only, and we will start with the part two from here. And we will be learning about the permanent tissues, and yeah, we'll be studying at least till here. And yeah, I'm going to see you in the next chapter. I hope this chapter like we'll be able to finish it in like in 7 8 videos, 7 8 classes. So yeah, I'm going to see you in the next video. I hope you are doing well. You are studying.